नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि विस्फोट में वो कौन सी खबरें हैं जिन पर आज रहेगी हमारी नजर। सबसे पहले हम बात करेंगे जंग को लेकर इजराइल के बड़े दावे की। दरअसल सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि ईरान के हमलों में इजराइल के पीएम नेतन्याहू की मौत हो चुकी है, लेकिन इन दावों पर इजराइल ने एक बड़ा और कड़ा जवाब दिया है। इजराइल की ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू को कॉफी पीते हुए दिखाया गया है। इस दौरान वो खुद अपनी मौत की खबरों को अफवाह बताते हुए दिखाई दिए। अपने हाथों की उंगलियों को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पास 10 ही उंगलियां हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू का यह वीडियो सच है या फिर ये एआई का कमाल है, जैसा कि सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है। इन दावों में कितनी सच्चाई है या फिर एक फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि नेतन्याहू दुनिया से अलविदा ले चुके हैं। इस खबर पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को कितने बड़े झटके लगे हैं। दरअसल जंग के दौरान ईरान की रणनीति से अमेरिका पस्त हो रहा है। ईरान के सस्ते रॉकेट और ड्रोन के हमलों की वजह से अमेरिका को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है और यही वजह है कि अब अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और जापान से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को खाड़ी देशों में मंगवा लिया। पहले भी मंगवाया गया था, एक बार फिर से मंगवाया गया है। उधर हॉर्मुज में जंगी जहाज भेजने की ट्रंप की अपील को कई देशों ने नकार दिया है, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका और इजराइल के लिए नहीं खोलेंगे, बाकी हर देश के लिए खोलेंगे। अब ऐसे में अमेरिका चाहता है कि पूरा विश्व इसके साथ खड़ा हो जाए इस मुहिम में, लेकिन हर देश की तरफ से उन्हें सिर्फ और सिर्फ ना सुनने को मिल रही है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि जंग की त्रासदी और तबाही के बीच मुनाफा कमाते कारोबारियों का सच क्या है। अमेरिका और दूसरे देशों का हथियार का कारोबार इस सब में कितना फला फूला है या फिर कितना घटा है, ये भी आपको बताएंगे। दुनिया भर में मौजूद हथियारों के बड़े खरीदारों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले आपको बताते हैं कि खबर क्या है। खबर यह है कि नेतन्याहू की मौत की खबरों पर इजराइल ने नेतन्याहू का वीडियो जारी कर दिया है और ये वीडियो बाकायदा कॉफी पीते हुए जारी किया गया है। कॉफी पीते हुए बेंजामिन नेतन्याहू नजर आ रहे हैं, अपने हाथों की उंगलियों को भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो वीडियो है जिसमें वो कॉफी शॉप में मौजूद हैं। यहाँ पर वो कॉफी लेते हैं और अपना हाथ दिखाते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 10 उंगलियां हैं। हाँ, मैं मर सकता हूँ और मैं मरता हूँ कॉफी के लिए, ये उनकी तरफ से कहा जाता है। ये कॉफी का ग्लास लेकर के अपने हाथों की उंगलियों को दिखाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के तमाम खबरें लगातार इस तरीके से दिखाई जा रही थी कि इजराइल पर हमला ईरान की तरफ से किया गया, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई है। लेकिन उन्होंने खुद अपने हाथों की दोनों हाथों की उंगलियां दिखाते हुए इस पर पूरी बात करते हुए कहा कि मेरे हाथ में 10 उंगलियां हैं, मैं जिंदा हूं, मैं मरता हूं सिर्फ कॉफी के लिए। ये उनकी तरफ से लाइनें कही गई और ये वीडियो जारी कर दिया गया, जिसके बाद जो कयास लगाए जा रहे थे कि नेतन्याहू जिंदा है या मुर्दा है, इसके साथ ही वो पूरे तरीके से कयास खत्म हो गए थे। लेकिन इन कयासों को एक बार फिर से जन्म दिया गया, दरअसल ये कह करके कि ये जो वीडियो जारी किया गया है नेतन्याहू का, दरअसल ये वीडियो एआई का है, ये सच नहीं है। और इस तरीके से उसे उस खबर से उस वीडियो से भटकाने का प्रयास किया गया, जिसमें ये कहा गया कि नहीं, वो अभी जिंदा है। उन्होंने क्या कहा, हम ईरान पर बहुत जोरदार हमले कर रहे हैं और हम ये हमले करते रहेंगे, मैं जिंदा हूं। ऑनलाइन कहा जा रहा था कि बीवी मर गई लेकिन मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूं, ये उनकी तरफ से कहा गया। मुझे कॉफी और अपने लोग काफी पसंद है। क्या आप उंगलियों की गिनती करना चाहते हैं, ये भी उनकी तरफ से इसलिए कहा गया। उन्होंने अपने हाथों की उंगलियां भी दिखाई कि मेरी 5 उंगलियां ही हैं। मोसाद और इजराइल लगातार ईरान पर कहर बरसा रहे हैं, ये तमाम बातें उनकी तरफ से इस दौरान कही गई हैं। लेकिन इस सबसे आखिरकार दुनिया भर को भटकाने का प्रयास ये कहकर के क्यों किया जा रहा है कि ये एआई वीडियो है, क्योंकि सवाल ये है कि मुस्तफा खामनेई कहां है। नेतन्याहू तो जिंदा है, सबूत भी दे दिया गया, लेकिन मुस्तफा खामनेई कहां है, सबसे बड़ा सवाल ये है। मुस्तफा खामनेई को लेकर के ये दावा किया गया था कि मुस्तफा खामनेई नहीं रहे, लेकिन मुस्तफा खामनेई का ना तो कोई वीडियो आया और ना ही ऐसी कोई तस्वीर आई जिसमें यह बताया जा सके मुस्तफा खामनेई जिंदा है। इसलिए इस बात से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है कि नेतन्याहू जिंदा है या फिर नेतन्याहू का ये एआई वीडियो है। ये फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। अब एक और खबर आ रही है। खबर यह है कि यूएस इजराइल का ईरान पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है, जो कि करज में हुआ है। करज में अमेरिका और इजराइल की बड़ी स्ट्राइक देखने को मिली है। करज शहर में कई जगह पर आग लगी हुई है। आग की ये तस्वीरें देख लीजिए, ये करज शहर है जहां पर ये आग की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। हर वक्त ईरान में हर वक्त हमले हो रहे हैं।
और हमलों में हर शहर जलते हुए नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि इसकी वजह से निकलने वाले खतरनाक प्रदूषक की वजह से आगे आने वाले वक्त में ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा बढ़ेगी, पर्यावरण और ज्यादा दूषित हो रहा है इस लड़ाई से, इस जंग से। अब ये करज शहर की तस्वीरें जरा देख लीजिए, जहां पर स्ट्राइक की गई है यूएस और इजराइल की तरफ से, और अमेरिका और इजराइल की इस बड़ी स्ट्राइक में करज शहर को जला करके राख करने का प्रयास किया गया है। ये तमाम शहरों का हाल हो गया है। ये सिर्फ करज की बात नहीं है, ये हर शहर का आलम हो गया है। ईरान का हर शहर इसी तरीके से जलते हुए नजर आ रहा है। अब दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर के मायने यही है कि नैरेटिव फैलाने की, सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि मुस्तफा खामनेई से दुनिया भर का ध्यान भटक जाए, लेकिन दुनिया का ध्यान भटकता उसके पहले ईरान का ये झूठ पकड़ा जा रहा है, क्योंकि ईरान से भी दुनिया सवाल कर रही है कि मुस्तफा खामनेई अगर जिंदा है तो उनकी कोई तस्वीर, उनका कोई वीडियो कुछ तो जारी किया जाए, लेकिन उनकी तरफ से ये सब कुछ जारी नहीं किया जा रहा है। जबकि नेतन्याहू का जब वीडियो सामने आता है तो उसे एआई और फेक वीडियो बताने का प्रयास किया जाता है। दूसरी खबर यह है कि जो अटैक बार बार किए जा रहे हैं ईरान पर, उसकी वजह से कई शहरों में आग लगी हुई नजर आती है, जिसमें तस्वीरें करज शहर की अब इस बार बाहर आई हैं। करज पूरी तरीके से आग में लिपटा हुआ नजर आता है और यह शहर जलते हुए खाक होने की कगार पर पहुंच गया है। अभी भी अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इसी तरीके से हमले करते रहेंगे और ये हमले अभी रुकने वाले नहीं हैं। हालांकि ईरान भी पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है और वो भी यही कह रहा है कि कितने भी हमले कर लो, हम भी अपनी तैयारी के साथ आए हैं और मुंह तोड़ जवाब देंगे, और उसकी तरफ से दिया भी जा रहा है। अब रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि अभी तक 17वें दिन आखिरकार क्या है। अमेरिका और इस्राएल को हमलों की शुरुआत में अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के रूप में बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। हालांकि अमेरिका ने ईरान के मिसाइल हमलों में 90% की कमी आने का दावा किया है। लेकिन ईरान के हमलों की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी उसके दावों पर ही सवाल खड़ी कर रही है। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामनेई जख्मी हैं। ट्रंप ने तो यह तक कह दिया कि वो जिंदा भी हैं या नहीं, इस बात की जानकारी नहीं। इस बीच खबर आई कि उन्हें इलाज के लिए रूस ले जाया गया है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि मुस्तफा की हालत ठीक है। वीडियो में पीएम अब बेंजामिन नेतन्याहू कॉफी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने हाथों की उंगलियां दिखाई और कहा कि उनके पास 10 ही उंगलियां हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि ईरान के हमले में नेतन्याहू की मौत हो गई। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हाल में टीवी पर दिखी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस असली नहीं थी, बल्कि उसे एआई की मदद से बनाया गया था। अफवाहों और साजिश वाली थ्योरी का जवाब देने के लिए नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो पोस्ट किया। इसमें वो एक कैफे में बैठे नजर आए, कॉफी ऑर्डर करते हुए मजाक में कहते हैं, लोग कह रहे हैं मैं मर गया, मैं तो कॉफी के लिए मरता हूं। वीडियो में नेतन्याहू ने इस्राएल के लोगों के हौसले और एकता की तारीफ। उधर नेतन्याहू का वीडियो सामने आने से पहले आईआरजीसी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। आईआरजीसी ने कहा था कि अगर अपराधी प्रधानमंत्री अभी भी जिंदा हैं, तो हम पूरी ताकत से उसका पीछा करेंगे और उसे मार गिराएंगे। नेतन्याहू का वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लेकिन इससे कम नेतन्याहू के जिंदा होने का सबूत मिला। लेकिन मुस्तफा के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। ऐसे में क्या ये अमेरिका और इस्राएल की दूसरी बड़ी जीत है? इसका जवाब तो समय ही देगा। ईरान का अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां बगदाद में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है। इसमें अमेरिका के 10 जवानों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो अमेरिका पर भी मुंहतोड़ एक्शन लिया जा रहा है ईरान की तरफ से। ईरान ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देते हुए बगदाद में अमेरिकी बेस पर हमला किया, जिसकी वजह से अमेरिकी 10 सैनिकों की जान चली गई है, ये बताया जा रहा है। बगदाद हो या फिर मिडिल ईस्ट में बना हुआ अमेरिका का कोई भी बेस हो, वहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं
और इन हमलों की वजह से अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अब बताया यह जा रहा है कि बगदाद में जो हमला किया गया है उसमें अमेरिका के 10 जवान मारे गए हैं। 10 जवानों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका को एक अच्छा खासा नुकसान इस युद्ध में झेलना पड़ रहा है। हर दिन करोड़ों डॉलर उसे गंवाने पड़ रहे हैं। बावजूद इसके अमेरिका भी पीछे कहां हटने के लिए तैयार है। अमेरिका कह रहा है कि हम एक बार फिर से ईरान में कट्टरपंथी सरकार को नहीं बैठने देंगे। हमारे तय किए गए नियम मानने होंगे ईरान को, उसके बाद ही इस युद्ध को रोका जाएगा। लेकिन ईरान भी यही कह रहा है कि हम किसी के मुताबिक नहीं चलने वाले हैं। हम प्रयास करेंगे और अमेरिका को घुटनों पर लाएंगे। और यही हो रहा है कि बगदाद में उसने अमेरिकी बेस पर हमला किया जिसमें 10 जवानों की जान चली गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। खबर यह है कि ईरान का इराक में भी अमेरिकी बेस पर हमला देखने को मिला है। उत्तरी इराक में ही अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है। एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताया जा रहा है जहां पर यह हमला किया गया है। एरबिल एयरपोर्ट पर अमेरिका का सैन्य बेस बना हुआ है जिस पर यह हमला किया गया है। यानी इराक में दो जगह पर उसने निशाना साध दिया है। एरबिल एयरपोर्ट पर भी और इसके साथ साथ इराक में ही एक और अमेरिकी सैन्य बेस पर। अब ये वहां की तस्वीरें भी निकल करके सामने आई हैं। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं ये एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उस जगह की हैं जहां पर एयरबेस मौजूद है अमेरिका का। अमेरिका के बेस पर यह हमला किया गया। इसी तरीके से दुबई के भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। ये कहकर थे कि वहां पर अमेरिका का एयरबेस है। इराक में एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है इनका बेस और उसे निशाना जब बनाया गया है तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर आती हुई मिसाइलें नजर आती हैं और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ आसमान में मिसाइलें नजर आती हैं। और यहाँ उसके बाद एक बड़ा विस्फोट होता है और विस्फोट के साथ साथ आग लग जाती है जिसकी वजह से एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका के सैन्य बेस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया गया है। दो खबरें हैं कि किस तरीके से ईरान की तरफ से इराक में खास तौर पर बगदाद में एक बड़ा नुकसान अमेरिका को दिया गया है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला करके जहां पर अमेरिका का सैन्य बेस है एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके अलावा एक और दूसरी जगह पर भी इसी तरीके से बगदाद में अमेरिकी सैन्य बेस को नुकसान पहुंचाया गया है। अमेरिकी सैन्य बेस को नुकसान पहुंचाने के दौरान 10 अमेरिकी जवानों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। ये अमेरिका की जिद का नतीजा है। अमेरिका की जिद की वजह से यह युद्ध हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषित किया जा रहा है, लोगों की जान ली जा रही है और करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान हर देश को पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट करें। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमलों को जितने हल्के में लिया कि उन्हें भारी पड़ गया। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि खाड़ी मौजूद अमेरिकी बेस के साथ ही खाड़ी देशों में तबाही की जबरदस्त आग लग गई। ईरान के हमलों में पर्यटन और तेल कारोबार पर निर्भर रहने वाले खाड़ी देशों में तबाही की आग लगा दी। कभी अमीरों की ऐशगाह कहलाए जाने वाले खाड़ी देशों के पर्यटन स्थल अब वीरान और बर्बाद दिखने लगे। खाड़ी देशों के तेल के कारोबार पर भी जबरदस्त हमले किए गए। IRGC का दावा है कि जंग शुरू होने के बाद से वो अमेरिका और इसराइल से जुड़े ठिकानों पर करीब 700 मिसाइलें और लगभग 3600 ड्रोन दाग चुका है। हालांकि इन दावों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन ये बयान सिर्फ यही दिखाने के लिए काफी है कि तेहरान अब साइकोलॉजिकल और सैन्य दोनों स्तर पर दबाव बढ़ाना चाहता है। जंग की वजह से खाड़ी क्षेत्र में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। युद्ध की शुरुआत से अब तक दुबई पर कई बार हमले हो चुके हैं। एक बार फिर यहां ड्रोन गिरने से जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वहां मौजूद फ्यूल टैंक में आग लग गई। हालात ऐसे हो गए कि सुरक्षा को देखते दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को बंद करना पड़ा। यूएई की मीडिया के मुताबिक दुबई सिविल डिफेंस की टीमों ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मौजूद फ्यूल टैंक आग लगने से ये ब्लास्ट हुआ था। हालांकि घटना के कुछ ही समय बाद उस पर काबू पा लिया गया। इस घटना में अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यूएई के अलावा कुवैत पर भी ईरान ने बड़ा हमला किया। इटली की सेना के मुताबिक कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ड्रोन हमला हुआ।
जहां इटली और अमेरिका दोनों के जवान तैनात हैं। इस हमले में कुवैत के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी 3 ड्रोन से हमला किया गया, जिससे रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। हालांकि 5 अन्य ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। ईरान और अमेरिका की ये जंग भीषण होती जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि हम ऐसा आखिरकार क्यों कह रहे हैं। क्योंकि जंग में अमेरिका इजराइल को हराना लगभग नामुमकिन हो गया है। ईरान पर परमाणु वार क्या किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जंग में अमेरिका और इजराइल को हराना नामुमकिन सा होता जा रहा है ईरान के लिए भी, और अमेरिका और इजराइल के सामने भी तो यही सेम चुनौती खड़ी हुई है। जंग में अमेरिका इजराइल को हराना नामुमकिन है, तो अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए भी यही मुश्किल है कि वो आखिरकार मुस्तफा खामनेई को कैसे घुटनों पर लाए, कैसे उन्हें झुकाए, कैसे उन्हें डराए और कैसे ईरान में अपना शासन अपने अनुसार करवाए। ईरान के पास 60% संवर्धित करीब 400 किलो यूरेनियम है। इसी को लेकर के ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है कि आखिरकार अगर ये संवर्धित यूरेनियम है तो है कहां, ये भी एक बड़ा सवाल है। इससे छोटे टैक्टिकल वेपन बनाना संभव है, जिसका इस्तेमाल इस वॉर में किया जा सकता है। ईरान ने 2 हफ्ते में बम बनाने का दावा किया था, और इन सब के बीच में 2 बार वहां पर जिस तरीके से मैन मेड भूकंप आया, उसके बाद और ज्यादा ये सवाल खड़े हो गए हैं। जंग में तबाह ईरान के पास अब वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर उसने ये परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर भी लिया तो वो सब कुछ खो चुका है और अभी भी खोने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आखिरी विकल्प के तौर पर वो परमाणु हमले कर सकता है। ये बनाने के लिए उसके प्रयास पहले से चल रहे थे, और हो सकता है कि इस जंग के बीच में उसने ये बना भी लिया है। ईरान के गैराज में भूकंप से एटमी परीक्षण की अटकलें और ज्यादा तेज हो गई थी, जहां पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके अलावा 4.3 तीव्रता का एक और भूकंप वहां पर आया था। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि अब उसकी तरफ से ये हथियार बना लिए गए हैं और इसका इस्तेमाल वो इस जंग में कर सकता है। अब खबर क्या आ रही है? खबर ये आ रही है कि ईरान का अमेरिकी नेवल शिप पर अटैक देखने को मिला है। हर तरफ उसकी तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। ईरान ने नेवल शिप को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। मिसाइल से जंगी जहाज को नुकसान पहुंचाया गया है, ये उसकी तरफ से दावा किया गया है। ये यूएस नेवी का जहाज जरा देख लीजिए, इस पर लगी हुई आग को जरा देख लीजिए कि किस तरीके से यूएस नेवी का ये जहाज धू-धू करके जल रहा है और यहाँ पर ब्लास्ट होते हुए, विस्फोट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये मिसाइल से हमला किया गया है, ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। और अगर ये हमला इस तरीके से ही यहाँ पर होता रहा तो इसकी 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर या 4 लेयर, जितनी भी लेयर में सुरक्षा होती है उसमें सेंधमारी कर चुकी है ईरान। उसकी तरफ से ये सेंधमारी कर दी गई है। अब इस सेंधमारी का नतीजा ये होगा कि वहां पर जो भी जंगी जहाज, जो भी जंगी युद्धपोत तैनात है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। कि अगर एक जंगी जहाज को इस तरीके से यूएस नेवी के नुकसान पहुंचा सकता है ईरान, तो किसी भी जहाज को नुकसान पहुंचा सकता है। अभी हमने आपको दिखाया कि उसने नेवल बेस को नुकसान पहुंचाया। अब जरा देखिए कि यूएस नेवी को कैसे वो नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहा है, किस तरीके से वो विस्फोट कर रहा है, यहाँ पर मिसाइलें भेज रहा है, जिसके बाद ये आग की चपेट में आते हुए नजर आ रहा है। पूरा यूएस नेवी का ये शिप, ये वॉरशिप है जो कि भेजा गया है फारस की खाड़ी में ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान इसे ही चकनाचूर करते हुए नजर आ रहा है। तो ये युद्ध की तस्वीरें हैं और ये ईरान क्या कर सकता है उसकी गवाही भी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। खबर ये है कि ईरान में अमेरिका जमीनी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि ये खबरें पहले से भी आ रही थी, लेकिन अब ये पुष्ट होती जा रही है। ग्राउंड एक्शन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्योंकि एक बड़ा बयान दिया, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर जरूरी हुआ तो हो सकता है एक्शन हो, और ये एक्शन ग्राउंड ऑपरेशन वाला ऑपरेशन होगा। ईरान में अमेरिका अपनी जमीनी कार्रवाई इसीलिए हम कह रहे हैं कि कर सकता है क्योंकि ट्रंप ये बड़ा बयान दे रहे हैं। ट्रंप की तरफ से पहले भी ये कहा गया था कि जरूरत पड़ी तो हम अमेरिकी सैनिकों को जमीन पर उतारेंगे ईरान के अंदर। अब एक बार फिर से उनकी तरफ से जब ये दावा किया जा रहा है तो इसके साथ साथ ये खबरें पुष्ट हो जाती है कि अमेरिका तैयारी तो कर रहा है। अमेरिका ने कुर्द लड़ाकों के नेताओं के साथ बैठक की थी इसी बात को लेकर के, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों के पास इतना अनुभव नहीं है कि वो ईरान की भौगोलिक संरचना को चीर करके वहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे सके। इसलिए कुर्द लड़ाकों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि ईरान सरकार के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं। इसीलिए कुर्द लड़ाकों के नेताओं के साथ तक मीटिंग की गई है। ये बातें निकल करके सामने आई हैं। अब 2 तस्वीरें देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि ईरान हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। ईरान कार्रवाई कर रहा है और उसने जो कार्रवाई की है वो यूएस नेवी की ये जो वॉरशिप है उस पर नजर आती है कि उसने किस तरीके से मिसाइलों को, यूएस नेवी के वॉरशिप को नुकसान पहुंचाया है मिसाइल के माध्यम से। दूसरी खबर यह है कि ईरान में अमेरिका जमीनी
कार्रवाई कर सकता है, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है और इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है। इस बयान में वो ये कह रहे हैं कि आवश्यकता पड़ी तो उतरेंगे और जमीन पर कार्रवाई करेंगे। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं इस युद्ध के दौरान, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशन करने की बात कह दी जाए और ऑपरेशन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये यूएस के लिए मुश्किल ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। अब ये मुश्किल ग्राउंड ऑपरेशन किस तरीके से हो सकता है वो भी जरा जान लीजिए। अमेरिका का ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन बेहद मुश्किल हो सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का कुदरती कवच। ईरान का क्षेत्रफल लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है और ईरान के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जाग्रोस पर्वत श्रृंखला इराक की सीमा से सटे इलाकों में एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है। ईरान के उत्तर में अलबोज की पहाड़ियां मौजूद हैं। ईरान के मध्य में दश्त कावीर और दश्त लुत रेगिस्तान है, जहां जिंदा रह पाना मुश्किल है। इस इलाके में सेना के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मुश्किल होगा, यानी सेना को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ भीषण गर्मी होती है, पानी की कमी होती है, जिससे यूएस आर्मी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान जैसे हालात का सामना यहाँ पर भी करना पड़ सकता है। ईरान में भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि रेतीला है। अमेरिका अपने जवानों को उतारने की बजाय स्थानीय कुर्द लड़ाकों का साथ दे सकता है, इसीलिए उसकी तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई थी। स्थानीय कुर्द लोग जाग्रोस पर्वत के दुर्गम रास्ते जानते हैं। पहले खबरें भी आई थी कि वो अमेरिकी जवानों के लिए गाइड का काम कर सकते हैं इस दौरान। अब बताया ये जा रहा है कि कुर्द लोग अक्सर इन्हीं दुर्गम रास्तों से ही ईरान में तस्करी करते हैं, यानी वो अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस लेकर के चलते हैं इन रास्तों को लेकर के। और ऐसे में वो इस ग्राउंड ऑपरेशन को या तो कर सकते हैं या फिर अमेरिकी सैनिकों का नेतृत्व कर सकते हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास हमले बढ़ाकर दुनिया की कमजोर नस्ल क्या तबाही, अमेरिका टेंशन में। अमेरिका ने आनन फानन में दुनिया भर से हॉर्मुज में अपनी जंगी जहाज भेजने की अपील कर डाली। अमेरिका की इस अपील से एक ओर तो उसकी कमजोरी दिखी और दूसरी ओर उसके साथ गठबंधन पर सहयोगियों का कमजोर भरोसा दिखाई दिया। ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने हॉर्मुज में नौसैनिक गठबंधन बनाने के ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बात की और उनसे हमले रोकने की अपील की। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ कर दिया कि कनाडा जंग में शामिल नहीं होगा और ना ही सैन्य कार्रवाई का हिस्सा बनेगा। कनाडाई संसद में बोलते हुए कार्नी ने कहा कि कनाडा का रुख साफ है। वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम और आतंकवाद के निर्यात को रोकने के पक्ष में है, लेकिन मौजूदा हमले का हिस्सा नहीं बनेगा। इस बीच अमेरिका की बड़ी कमजोरी भी खुलकर सामने आने लगी है। ईरान के बेहद सस्ते ड्रोन्स के सामने अमेरिका का अरबों डॉलर का थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम पस्त हो रहा है। करोड़ों की मिसाइलों से सस्ते ड्रोन्स को गिराना अमेरिकी सैन्य खजाने पर भारी बोझ बन गया है। हालात ऐसे हो गए कि जो अमेरिका कभी दक्षिण कोरिया, जापान को सुरक्षा की गारंटी देता था, अब वो दक्षिण कोरिया और जापान से अपने एयर डिफेंस सिस्टम अरब देशों में शिफ्ट कर रहा है। अमेरिका इस वक्त ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के साथ एक बेहद महंगे और घाटे वाले युद्ध में उलझ गया है। ईरान ने अपनी रणनीति से अमेरिका की सैन्य अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। अमेरिका के अत्याधुनिक और अरबों डॉलर के थार्ड और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान के कुछ हजार डॉलर वाले सुसाइड ड्रोन्स को गिराने में बर्बाद हो रहे हैं। यूक्रेन जंग पर अमेरिका का दोहरा चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। कल तक मॉस्को पर प्रतिबंधों की दुहाई देने वाला वॉशिंगटन अब तभी जुबान में कह रहा है कि रूस से तेल खरीद लो ताकि वैश्विक बाजार में कीमतें ना बढ़ें। अमेरिका ताइवान और दक्षिण चीन सागर से मिलिट्री हार्डवेयर कम कर उन्हें ईरान के ड्रोन से निपटने में लगा रहा है। ऐसे में शी जिनपिंग को एशिया पैसिफिक में विस्तार करने का सुनहरा मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। अब अमेरिका के लिए ये जंग मुश्किल क्यों है वो जान लीजिए। इसलिए मुश्किल है क्योंकि आर्थिक बोझ लगातार बढ़ते जा रहा है। ईरान के सस्ते ड्रोन गिराने में बर्बाद हो रही है करोड़ों की मिसाइलें।
दक्षिण कोरिया और जापान से सैन्य साजो सामान हटाया जा रहा है। अमेरिका उसे मिडिल ईस्ट में मंगा रहा है, अरब देशों में से शिफ्ट कर रहा है ताकि वहां पर सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके साथ सहयोगियों का भरोसा टूटा है। जापान और दक्षिण कोरिया से सैन्य साजो सामान हटाने की वजह से यह टूटा है। जापान और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा को इसकी वजह से क्योंकि खतरा हो सकता है, और साउथ कोरिया ने तो जैसे ही मौका मिला परीक्षण भी कर लिया मिसाइल का और सीधे जापान के सी के ऊपर से गुजारा है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा पर भी तो खतरा है। रूस की जंग के बीच में यूक्रेन को अपनी सुरक्षा की चिंताएं भी सताने लग गई हैं। रूस के सामने सरेंडर करने से रूस पर प्रतिबंधों में ढील देते हुए नजर आ रहा है अमेरिका। दबी जुबान में दुनिया से रूस का तेल खरीदने की अपील यही अमेरिका कर रहा है, जो कल तक दूसरे देशों पर यह कहकर के पाबंदियां लगा रहा था कि रूस का तेल अगर खरीदा तो हम इतना इतना टैरिफ लगा देंगे। चीन के लिए खुला हुआ मैदान हो गया। कैसे? जंग में यूएस के उलझने से ताइवान की सुरक्षा का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ गया है। ताइवान में साम्राज्य विस्तार के लिए अब चीन आगे भी बढ़ सकता है, उसके लिए तो ये मौका ही मौका है। अमेरिका एक ऐसी जगह उलझ गया है जहां एक तरफ रूस को नुकसान हो सकता है, एक तरफ ताइवान को नुकसान हो सकता है, दूसरी तरफ जापान को नुकसान हो सकता है और साथ ही साउथ कोरिया को नुकसान भी हो सकता है। अब खबर क्या है? खबर यह कि ईरान पर हमले तेज करने की सलाह दी गई है। अब ये सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से सलाह दी गई है। ये वही है सऊदी के प्रिंस जिनके बारे में ये लिखा गया था वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से कि आप अयातुल्लाह अली खामने की हत्या अभी कर दो, वरना आने वाले वक्त में मुश्किल हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि हमले और तेज करो। राष्ट्रपति ट्रंप के लगातार संपर्क में बने हुए हैं क्राउन प्रिंस और ये कह रहे हैं कि अभी इन हमलों को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि सऊदी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया जा रहा है इस युद्ध के दौरान। अरामको पर सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं, एक ऐसी तेल रिफाइनरी जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू रखती है पूरी दुनिया में। अब अगर उसे नुकसान हो रहा है तो उनका गुस्सा होना तो लाजमी है। अब एक और खबर आ रही है। खबर यह है कि ईरान का इजराइल पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है। इजराइल को बड़े नुकसान का दावा भी किया गया है। हमले के बाद एक बड़े हिस्से में आग भी लग गई है। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है। हालांकि इस युद्ध में बार बार ये तस्वीरें और ये खबरें आ रही हैं कि ईरान का इजराइल पर हमने एक बार फिर से बड़ा हमला देख लिया है। इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है और इजराइल को नुकसान हो रहा है। तेल अवीव में अच्छा खासा नुकसान किया गया है। हमला जो हुआ उसके बाद एक बड़े हिस्से में आग लगी हुई नजर आती है और तेल अवीव का आलम तो ये हो गया है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। तेल अवीव जो कि इजराइल का सबसे बड़ा शहर है, वहां पर आलम यह है कि हर बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा दिया गया है। अब यही वजह है कि आयरन डोम क्षतिग्रस्त हुआ है। इजराइल खुद भी झोली फैला करके अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है कि हमें और भी एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाए ताकि हम अपने देश की सुरक्षा कर सके। लेकिन ईरान जब मिसाइलें बरसाता है तो आग के गोले जैसी तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं, जो यहां निकल करके सामने आई हैं। अब एक रिपोर्ट देखिए और जरा समझिए कि कितना नुकसान किसकी तरफ से अब तक इस युद्ध में कर दिया गया है। ईरान के निशाने पर हमेशा से इजराइल रहा है। जंग की शुरुआत के पहले ईरान ने इजराइल को तबाह करने की धमकी दी थी और अब उसकी मिसाइलें और रॉकेट इजराइल में तबाही बरसा रहे हैं। ईरान की धमकी को देखते हुए इजराइल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए, लेकिन ईरान के सस्ते रॉकेट और ड्रोन ने इजराइल के सुरक्षा कवच को तार-तार कर दिया। ईरान के साथ जंग के बीच इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी से जंग का समीकरण तेजी से बदल सकते हैं, खासकर जब ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइल हमले कर रहा है और इजराइल की ढाल पर दबाव बढ़ रहा है। ईरान के मिसाइल हमलों से इजराइल को बचाने वाले आयरन डोम और थाड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के पास मिसाइलों की कमी हो रही है। खबरों के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की भारी कमी हो गई है।
इससे लगातार हो रहे मिसाइल हमलों के बीच उसकी हवाई सुरक्षा क्षमताओं को बनाए रखने के लिए चिंताएं बढ़ गई। सूत्रों के मुताबिक इजरायली अधिकारियों ने अमेरिका को जानकारी दी थी कि उनके पास लंबी दूरी के इंटरसेप्टर की कमी गंभीर स्तर तक पहुंच गई। ये इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए अहम है। हाल ही में ईरान के हमले जारी रहने के कारण इजरायल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ गया। कुछ रिपोर्टों में पता चलता है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों में क्लस्टर गोला बारूद लगाना शुरू कर दिया है। इससे मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना और मुश्किल हो सकता है। इजरायल की डिफेंस संबंधी चिंताओं के बावजूद अमेरिकी अधिकारियों ने आश्वासन देने की कोशिश की कि अमेरिकी सेना को खुद ही इसी तरह की कमी नहीं है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं कि क्या अमेरिका इजरायल को इंटरसेप्टर देगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इजरायल अपनी हिफाजत कर पाएगा। और बड़ी खबर यह है कि ट्रंप की खार द्वीप को लेकर के एक बार फिर से चेतावनी सुनने को मिली है। उनकी तरफ से क्या चेतावनी दी गई है वो भी आपको बता देते हैं। ये कहा गया है कि हमने खार के केवल छोटे हिस्से पर हमला किया है। ट्रंप ने कहा कि ऑयल पाइपलाइंस वाले हिस्से को छोड़ दिया गया है। हमारी तैयारी पूरी है लेकिन हम हमला नहीं चाहते हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि कल ही उन्होंने ये बयान दिया था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम पाइपलाइन वाले हिस्से को भी तबाह कर देंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है लेकिन हम हमला नहीं चाहते हैं। खार्ग द्वीप पर हालांकि पहले भी हमला किया गया था। 90% ऑयल रिजर्व इसी जगह पर है और इस पर अगर निशाना बनाया जाता है, अगर इसे नुकसान पहुंचाया जाता है तो सिर्फ ईरान का नुकसान नहीं होगा बल्कि ये ग्लोबल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा दुनिया भर का नुकसान हो जाएगा। अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर जबरदस्त हमले किए। उस पर मौजूद सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए। लेकिन अमेरिका के इस कदम ने क्षेत्र में तनाव जरूर बढ़ा दिया है। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका ने यूएई क्षेत्रों से खार्ग आइलैंड पर हमले किए। उधर ईरान के आरोपों को अबू धाबी ने खारिज कर दिया। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर हमले करने के लिए यूएई के बंदरगाहों में और ठिकानों का इस्तेमाल किया। ईरान ने लोगों से यूएई के उन इलाकों को खाली करने की अपील की है जो अमेरिकी सेनाओं का ठिकाना है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका ने यूएई में 2 जगहों से खार्ग द्वीप और अबू मूसा द्वीप पर हमला किया। उन्होंने इसे खतरनाक बताया और कहा कि ईरान वहां किसी भी आबादी वाले इलाके पर हमला न करने की सावधानी बरतने की कोशिश करेगा। उधर अबू धाबी ने ईरान के आरोपों को खारिज कर दिया। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात पर 1800 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं, जो इस संघर्ष में ईरान की ओर से किसी एक देश पर किए गए हमलों में सबसे ज्यादा है। अब आखिरकार ये यूएस का ऑपरेशन खार्ग है क्या, वो आपको बताते हैं। जहां फारस की खाड़ी में ईरान का ये खार्ग द्वीप है और इसी को नुकसान पहुंचाने की बातें अमेरिका की तरफ से की जा रही हैं। फारस की खाड़ी में मौजूद खार्ग द्वीप बेहद अहम है। ये वो खार्ग आइलैंड है जिसके हम बार बार बात करते हैं। ये वो जगह है, ईरान के तेल व्यापार का सबसे अहम केंद्र है ये, और इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई लेकिन पाइपलाइन तक नहीं पहुंचाया अभी तक अमेरिका। सभी ठिकानों से पाइपलाइन के माध्यम से तेल पहुंचता है। कुल क्रूड ऑयल सप्लाई का 90% खार्ग से ही सप्लाई होता है। 90%। 10 ऑयल टैंकर एक साथ यहां से लोड हो सकते हैं, ये इसकी क्षमता है। इसके साथ ही कुल स्टोरेज क्षमता से 30 मिलियन बैरल यहां पर एकत्रित है। लोडिंग क्षमता इसकी 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन है और इसे अगर नुकसान पहुंचाया गया तो विश्व स्तर पर हाहाकार मच जाएगा। तेल का संकट इस तरीके से गहराएगा कि लोगों के पास ऑप्शन बंद हो जाएंगे कि आखिरकार अब किस देश का रुख किया जाए।
अब एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। ईरान से जंग के बीच में ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति को यह बड़ा झटका लगा है और इस झटके में यूके, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया है जिन्होंने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। हॉर्मुज में नौसैनिक गठबंधन बनाने से इनकार कर दिया गया है। आपको याद होगा विस्फोट में कल हमने आपको यह खबर बताई थी, जिसमें ट्रंप इन तमाम देशों से, यूके से, जापान से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से ये कह रहे थे कि हॉर्मुज से जो तेल के जहाज नहीं निकलने दिए जा रहे हैं उसके खिलाफ एक युद्ध छेड़ा जाना चाहिए और उसमें अमेरिका का साथ इन देशों को देना चाहिए, लेकिन इन देशों ने इनकार कर दिया है क्योंकि ईरान की तरफ से यह बयान दिया गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल के जहाजों को नहीं गुजरने देगा, बाकी हर देश के जहाज को जाने देगा। अब ऐसे में यूके और जापान ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है कि बेवजह युद्ध में नहीं फंसना है, जब खुद ईरान ये कह रहा है कि हम सिर्फ दुश्मन देश यानी कि इजराइल और अमेरिका के जहाजों को वहां से नहीं गुजरने देंगे, बाकी हर जहाज को वहां से गुजरने देंगे, तो हम क्यों इस युद्ध में पड़े। अब एक और खबर आ रही है कि संवर्धित यूरेनियम पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से दावा किया गया है। अब उनकी तरफ से क्या दावा किया गया? उनकी तरफ से कहा गया कि मलबे के नीचे 440 किलो यूरेनियम एकदम सुरक्षित है, यूरेनियम को निकालने की कोई योजना नहीं है, अब्बास अराक्ची ने यह कहा है। हालांकि पूरी दुनिया, यहां तक कि जो इंटरनेशनल एजेंसी है जो परमाणु हथियारों और ये यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम पर नजर रखती है यानी IAEA, वो तक ये नहीं जानता है कि कहां पर ये 440 किलो यूरेनियम छिपा करके रखा गया है। लेकिन अब एक बड़ी दिनों बाद मुश्किलों से अब्बास अराक्ची के मुंह से ये बोल फूटे हैं कि मलबे के नीचे सुरक्षित 440 किलो यूरेनियम, क्योंकि इन सब के बीच में ये कहा जा रहा था कि संवर्धित यूरेनियम को रूस हो सकता है कि शिफ्ट कर दिया गया हो ईरान की तरफ से, लेकिन ईरान ने ये मान लिया है कि अभी भी 440 किलोग्राम यूरेनियम उसी के पास है और उसने कहीं पर भी उसे शिफ्ट नहीं किया है और उसे निकालने की भी कोई योजना उनकी नहीं है हाल फिलहाल में। अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम रोकने की कोशिशों में लगे हैं। उससे संवर्धित यूरेनियम दूर करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पेंटागन में भी खलबली मचा दी। पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच ईरान के पिक एक्स माउंटेन को लेकर नई चिंता सामने आई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इस पहाड़ के अंदर गहरी सुरंगें और बंकरों में ईरान अपना गुप्त परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ संवर्धित यूरेनियम रखा गया है। ईरान का पिक एक्स माउंटेन बाहर से देखने पर बंजर, वीरान और सामान्य पहाड़ी लगती है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इसी पहाड़ी की गहराइयों में ईरान अपना अब तक का सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चला रहा है। शक है कि इसी पहाड़ के नीचे परमाणु बम बनाने की तैयारी हो रही है। पिक एक्स माउंटेन एक प्राकृतिक किले जैसा है। इसकी ऊंचाई करीब 5000 फीट बताई जा रही है। ऊपर से देखने पर यह पूरा इलाका उबड़-खाबड़ और पथरीला नजर आता है। इस कारण किसी भी सैटेलाइट या ड्रोन के लिए यहाँ की गतिविधियों को साफ-साफ ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। बताया जा रहा है कि पिक एक्स माउंटेन ईरान के उस इलाके में मौजूद है जहाँ पहले से कई संवेदनशील परमाणु ठिकाने रहे। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि इस पहाड़ के नीचे कई गहरी सुरंगें और बंकर बनाए गए हैं। दावा कि इन बंकरों के भीतर ही अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ईरान का सबसे गुप्त परमाणु कार्यक्रम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक ईरान अपने 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम को अंडरग्राउंड फैसिलिटी में पहले ही शिफ्ट कर चुका है। इस यूरेनियम को पिक एक्स माउंटेन के अंदर बने करीब 350 फीट गहरे बंकर में रखा गया है। इतनी गहराई तक दुनिया के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम भी शायद पूरी तरह असर नहीं डाल पाएंगे। इस पहाड़ के पास ही नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी भी मौजूद है, जो कई साल से अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रही। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान ने अपने कुछ महत्वपूर्ण परमाणु संसाधन यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं, जिनमें एनरिच्ड यूरेनियम भी शामिल है। यानी जो काम पहले नतांज या दूसरे परमाणु ठिकानों पर किए जाते थे, उन्हें अब पिक एक्स माउंटेन में शिफ्ट कर दिया गया है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम मौजूद हैं, लेकिन ईरान के इस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी पर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका अपने बंकर बमों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ पहले भी कर चुका है। 12 दिनों तक चली जंग में उसने ईरान को इस्फहान, नतांज और फोर्दो प्लान को इन्हीं बंकर बस्टर बमों से उड़ाया था। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बंकर किसी पहाड़ के अंदर बहुत गहराई में बने हों तो उनका पूरी तरह नष्ट होना मुश्किल हो सकता है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की सारे परमाणु सामग्री अब भी उसी मलबे के नीचे सुरक्षित दबी हुई है। अरागची ने डोनाल्ड ट्रंप के समझौते वाले दावों को साफ खारिज कर दिया। साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी दुनिया को नया संदेश दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो आखिरकार है क्या, वो आपको बता देते हैं, जिसके बारे में ये कहा गया है कि जमीन के नीचे महफूज है। तो ये पूरी जानकारी ये है कि पहाड़ों के नीचे करीब 5000 फीट गहराई में न्यूक्लियर ठिकाना है। बाहर से बंजर और वीरान ये पूरी तरीके से लगता है। इसके अलावा पिकैक्स माउंटेन सैटेलाइट या ड्रोन के लिए बताया गया कि गतिविधियों को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है, मुश्किल है। पिकैक्स माउंटेन के नीचे कई गहरी सुरंगें और बंकर मौजूद हैं। बंकर्स में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी होने का दावा किया गया है और यहीं पर बताया जा रहा है कि करीब 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम शिफ्ट किया गया है और ये 300 फीट से ज्यादा गहराई पर बंकर बस्टर बम भी हो सकते हैं बेअसर, क्योंकि जो हम बार बार B1 B2 अमेरिका के बॉम्बर का बात करते हैं वो भी सिर्फ 200 फीट नीचे तक ही किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये तो 300 फीट नीचे तक जाकर के रखा गया है जो कि बेअसर रहेगा। यूरेनियम जब्त करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी है और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन यहां पर कभी भी शुरू हो सकता है। अब खबर क्या है? खबर यह है कि इजराइल के ईरान पर एक और बड़े हमले की खबर आई है। तेहरान पर स्वार्म ड्रोन से हमले की खबर आई है। IRGC और बासिज फोर्स पर हमले का दावा किया गया है कि इजराइल ने जो हमला किया है तेहरान पर वो पहले तो स्वार्म ड्रोन से किया है। इसके साथ साथ ये जो हमला किया गया वो IRGC और बासिज फोर्स पर किया गया है, ये जानकारी मिली है। स्वार्म ड्रोन यानी एक साथ इतने सारे ड्रोन भेज दिए जाते हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये आप अचानक से उड़ता हुआ जो चीज देख रहे हैं यही ये स्वार्म ड्रोन है और ये इस तरीके से एक साथ भेजे जाते हैं कि इंटरसेप्टर कंफ्यूज हो जाए और इसे मार न गिरा पाए, जिसकी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा नुकसान दुश्मनों का करे और इसका इस्तेमाल इस बार इसीलिए किया गया है IRGC को नुकसान पहुंचाने के लिए। इजराइल की तरफ से ये नुकसान किया गया है। इजराइल का हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है तो इजराइल ने ईरान का भी भरपूर नुकसान इस जंग के दौरान किया है। अब ईरान स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है ताकि और ज्यादा ये इजराइल कर रहा है ताकि ईरान में और ज्यादा वो दहशत फैला सके और ज्यादा वहां पर नुकसान कर सके और अब IRGC को वो निशाना बनाते हुए इसके माध्यम से नजर आ रहा है। ये वही तकनीक होती है कि पंछियों के झुंड की तरह ड्रोन्स को भेज दिया जाए और उससे और ज्यादा नुकसान किया जाए। युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर दरअसल ये है कि इजराइल ने अपनी F-35 का जो वीडियो है वो जारी कर दिया है। इजराइल ने F-35 एयरक्राफ्ट का वीडियो जारी कर दिया है। F-35 का क्या वो इस्तेमाल करेगा? इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हालांकि ये वीडियो जारी किया है, उनकी तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। ईरान पर हमला करने के लिए फाइटर जेट्स जाते हुए दिखाई दिए हैं, यानी ऑफ कोर्स वो इसका इस्तेमाल करेगा। अब ऐसे में ये बताया जा रहा है कि F-35 का सिर्फ और सिर्फ वीडियो तक जारी नहीं किया गया है। इसका वीडियो जारी करने के साथ साथ ये भी संदेश दिया गया है कि हम यानी कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा। ईरान पर हमला करने के लिए ये जाते हुए दिखाई दिए हैं। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से स्वार्म ड्रोन भेजे गए हैं जिसके माध्यम से नुकसान पहुंचाया गया है IRGC को। तो ये दो खबरें हैं कि इजराइल किस सतर्कता के साथ किस तरीके से हमले करते हुए यहां पर नजर आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा नुकसान ईरान का कर रहा है। ईरान की तरफ से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है, लेकिन F-35 का इस्तेमाल अगर आगे आने वाले वक्त में होगा तो फिर से कुछ और शहरों की बदली हुई सूरत, बदली हुई तस्वीर नजर आएगी और ज्यादा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। यानी कि अब F-35 का इस्तेमाल होगा जरूर, क्योंकि अभी तक किया भी गया है। अब कुछ और रिपोर्ट्स में आपको समझाते हैं कि किस तरीके से यूएस का कारोबार इसकी वजह से फलता फूलता जा रहा है इस युद्ध की वजह से। दुनिया जंग से परेशान, जगह जगह बारूद बरस रहा है। दुनिया में जंग के एक के बाद एक कई फ्रंट खुलते जा रहे हैं। मासूम लोगों की जान जा रही है, उनके आशियाने मलबे में बदलते जा रहे हैं। दुनिया में तबाही के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बारूद बेचकर बंगले बना रहे हैं। उनकी मिसालें उन्हें मिलियन से बिलियनियर बना रही हैं। उनके जहाज, बंदूकें, तोपें भले दुनिया में तबाही फैला रही हों, लेकिन उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो रहे हैं, क्योंकि एक बार जो ये सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदता है वो लगातार गोलियां, बारूद और मिसाइलें खरीदता ही रहता है। इस बीच स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने अपनी रिपोर्ट जारी की है।
जिसमें दावा किया गया कि जंग के ये फ्रंट्स अमेरिका के लिए कमाई का जरिया बन गए। 2021 से 2025 के बीच अमेरिका ने जंग से प्रभावित देशों को खूब हथियार बेचे। इन 4 सालों में दुनिया में बिके हथियारों में से करीब 42% हथियार अमेरिका के ही थे। 2016 से 20 के दौरान यह आंकड़ा 36% था। इस दौरान हथियार बेचने के मामले में रूस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। दुनिया में हथियार बिक्री में रूस की हिस्सेदारी 6.8% रही। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 4 साल में अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार सऊदी अरब ने ही खरीदे। अमेरिका ने सऊदी अरब को 48 F-35 के साथ थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम बेचा। पिछले 4 साल में अमेरिका के हथियार निर्यात का करीब 12% हिस्सा अकेले सऊदी अरब के पास गया। यूक्रेन अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है। पिछले 4 साल में अमेरिका ने यूक्रेन को अपने कुल हथियारों का 9% हिस्सा बेचा। यूक्रेन अमेरिका से मिसाइल और बख्तरबंद वाहन खरीद रहा है। पिछले 4 साल में जापान अमेरिका से हथियार खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका ने जापान को रडार सिस्टम और मिसाइल हथियार बेचे। सऊदी अरब, यूक्रेन और जापान के अलावा अमेरिका ने 2021-25 के दौरान 96 और देशों को हथियार बेचे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने हथियार सप्लायर के रूप में अपनी छवि को और मजबूत कर लिया है। अमेरिका हथियारों के बिक्री को विदेश नीति के एक उपकरण और अपने हथियार उद्योग को मजबूत करने के एक तरीके के रूप में देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हथियारों की रेस किस तरीके से तेज हुई है, जरा वो जान लीजिए। 2021 और 25 के दौरान बताया गया कि दुनिया में हथियारों की बिक्री और सैन्य खर्च बढ़ा है। ये सोर्सेज सिप्री के हैं, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। 2021 और 25 के दौरान कई जगहों पर युद्ध हुए हैं। 2024 में दुनिया की 100 हथियार कंपनियों का राजस्व $679 बिलियन हो गया है। $679 बिलियन। 2021-25 के दौरान यूक्रेन हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना है। सबसे ज्यादा आवश्यकता उसे ही पड़ी है। दुनिया भर में हथियारों के आयात में यूक्रेन का जो हिस्सा है वो 9.7% है। वो खरीदता भी है, नेटो, यूरोपीय देश और अमेरिका उसे उपलब्ध भी करवाते हैं। ये सिर्फ उसका वो हिस्सा है जो उसने खरीदा है, यानी उसके पास कितने हथियार गए होंगे उसके आंकड़े सिप्री ने भी नहीं निकाल पाए। 2021-25 में यूरोपीय देशों के आर्म्स इंपोर्ट में 210% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ये रूस के खतरे को देखते हुए यूरोपीय देशों ने हथियार खरीदे थे। अभी भी यूरोपीय देशों को डर लग रहा है कि कहीं रूस अपना सर घुमा करके उनकी तरफ ना कर दे और वहां पर त्रासदी न लाना शुरू कर दे, इसलिए उन्होंने भी हथियार खरीदे। 2021 से 25 में हथियारों के वैश्विक व्यापार में अमेरिका का हिस्सा 42% है। किसी भी देश से बहुत 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 ज्यादा। और इसके साथ ही इन्हीं सालों के बीच में हथियारों के मामले में रूस का जो निर्यात है वो 64% तक बढ़ गया। इसने अपने निर्यात को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। तो ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि किस तरीके से तेज हुआ है हथियारों की रेस का। अब ये जानिए अमेरिका हथियारों का सौदागर किस तरीके से। सऊदी अरब 2021-25 के दौरान सऊदी ने यूएस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं। अमेरिका का तो व्यापार फल फूल रहा है। जहां जहां युद्ध हो रहे हैं उसमें अमेरिका की लॉटरी निकली हुई है। सऊदी अरब में अमेरिका ने करीब 12% हथियार सऊदी अरब को निर्यात किया और अभी एक बड़ी डिफेंस डील 2025 में ही हुई। साल के अंत में सऊदी अरब के जब प्रिंस वहां पर गए थे, सऊदी को पिछले साल 48 F-35 और एक थार्ड डिफेंस सिस्टम, इसी की मैं बात कर रही हूं, इसके बारे में पूरी एक डील हुई है। हालांकि ये अलग अलग सालों में सौंपे जाएंगे, लेकिन ये डील अपने आप में बहुत बड़ी थी। यूक्रेन के साथ क्या डील हुई 2021 से 25 के बीच में? यूक्रेन ने अमेरिका से दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं। वो मुहैया भी करवाता है और साथ साथ बेचता भी है कि यूरोप की देशों से जो पैसे मिल रहे हैं उसका इस्तेमाल यूक्रेन कहीं तो करे। 4 साल में अमेरिका ने यूक्रेन को अपने कुल हथियारों का 9% हिस्सा बेचा है। 46 खरीदा है, 9 बेचा है। अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियां दी हैं, बेची हैं। इसके साथ ही जापान में 4 साल के भीतर जापान अमेरिका से हथियार खरीद के मामले में तीसरे नंबर पर रहा है। जापान अपने आप को सुरक्षित कर रहा है, महफूज कर रहा है, क्योंकि एक तरफ चाइना से विवाद, दूसरा तरफ उत्तर कोरिया से विवाद। 4 साल में अमेरिका ने जापान को बेचे रडार सिस्टम और मिसाइल्स। रडार सिस्टम और मिसाइल्स सबसे ज्यादा बेचे गए इस दौरान 4 साल में। अमेरिका ने 2021-25 के दौरान 96 और देशों को भी हथियार बेचे हैं। सिर्फ जापान, यूक्रेन बस नहीं, इसमें 96 और भी देश हैं जिसे हथियार उसकी तरफ से बेचे गए हैं। अब इसी दौरान एक और युद्ध से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं, जहां इजरायली फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया गया है। अब यह दावा किया गया है तो किसकी तरफ से किया गया होगा
बेशक सी बात है, ईरान की तरफ से किया गया। ईरान ने यह बड़ा दावा कर दिया है कि उसकी तरफ से फाइटर जेट इजराइल का गिरा दिया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है, प्लेन से सुरक्षित। हालांकि जो पायलट है उसने अपने आप को इजेक्ट किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, इजेक्ट करने की तस्वीर। पहले ये आप इजेक्शन देख रहे होंगे, ये अपनी सीट समेत उड़ जाते हैं जब भी फाइटर जेट्स पर इस तरीके से हमला होता है। ये बताया गया कि इजराइल का फाइटर जेट है जिस पर हमला किया गया इंटरसेप्टर के माध्यम से, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है, इस फाइटर जेट को नुकसान होता है। लेकिन जो यहाँ इसमें मौजूद पायलट था वो सुरक्षित होता है, वो अपने आप को इजेक्ट कर लेता है अपनी सीट समेत वो अपने आप को इजेक्ट कर लेता है। लेकिन ये भी तो नुकसान है, ये करोड़ों का फाइटर जेट यूं ही धू-धू करके जल उठा। इसके पीछे की वजह अमेरिका और इजराइल की वो जिद, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर अब तेल को लेकर के खतरा मंडराने लगा है। ये तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए, ये तस्वीर किस तरीके से सामने आई है। ये फाइटर जेट तो नीचे जाते हुए नजर आता है। ये फाइटर जेट पहले उड़ान भरता है, ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक से यहाँ से पीछे से इंटरसेप्टर मिसाइल्स भेजी जाती हैं, जिसके माध्यम से इसे ब्लास्ट कर दिया जाता है, और ये उसके साथ ही क्रैश होते हुए नीचे गिरता है। लेकिन ये क्रैश होकर के नीचे गिरता उसके पहले ही पायलट ने अपने आप को इसमें से इजेक्ट कर लिया, सीट समेत उसने अपने आप को इजेक्ट कर लिया। पायलट के साथ क्या किया होगा ईरान ने, ये भी अपने आप में एक सवाल है कि वो पायलट सुरक्षित मिला होगा तो उसके साथ आखिरकार क्या किया गया होगा। यूएस इजराइल को तेहरान पर बड़ा अटैक देखने को मिला। यूएस और इजराइल ने किया है तेहरान पर मेहराबाद एयरपोर्ट के पास एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये यूएस और इजराइल ने मिलकर के किया है। धमाके के बाद वहां पर उठता हुआ धुएं का गुबार भी देखा गया है। तो ये दो खबरें हैं कि एक फाइटर जेट को क्रैश करवाया गया है ईरान की तरफ से इंटरसेप्टर्स के माध्यम से, दूसरी तरफ तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका हुआ है। ये इजराइल और अमेरिका ने किया है। धमाके के बाद वहां पर आग का गुबार भी देखने को मिला है। ये तस्वीर जरा देखिए, ये कितना भयावह गुबार है, यानी कि मेहराबाद एयरपोर्ट को एक अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया गया है। विस्फोट में आज के लिए इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।